Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are starting a new series on international relations. As the first lecture, we are going to talk about the overview of IR. That means हम समझेंगे कि IR सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, उसका सिलेबस क्या है यूपीएससी के लिए, और हम कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड कि एक्सपेक्टेशंस क्या है IR से यूपीएससी को. सो लेट्स ऑलवेज स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स. What is IR? इंटरनेशनल रिलेशंस होता क्या है? इसको समझने के लिए लेट्स गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट होती है सेल. वैसे ही इस अर्थ पर जो ह्यूमैनिटी है उसकी जो इंटरैक्शन है उनकी बेसिक यूनिट को हम बोलते हैं स्टेट. जैसे इंडिया एक स्टेट है. States are made up of 4 things: population, permanent population, fixed population जिनके पास कोई common identity हो. Second, land या फिर territory. एक फिक्स लैंड हो जिसकी कोई बॉर्डर हो, परमानेंसी हो. थर्ड, सोवर्निटी. सोवर्निटी क्या होता है? एबिलिटी टू इंटरैक्ट और डील विथ अदर स्टेट्स एज एन equal. And fourth, governing body. जब भी एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास कोई कॉमन आइडेंटिटी हो और एक वो फिक्स्ड बॉर्डर्ड लैंड या टेरिटरी में रहते हो और उनके पास एक गवर्निंग बॉडी हो और सोवर्निटी हो कि वो दूसरे स्टेट्स के साथ में इंटरैक्ट कर सके एज अ इक्वल मेंबर, तो उसे हम स्टेट बोलते हैं. इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की अगर हम इस धरती पर जो ह्यूमैनिटी उसको एक ऑर्गेनिज्म समझे तो उसकी यूनिट होती है स्टेट. जैसे इंडिया, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑल दीज कंट्रीज दैट वी स्टडी अबाउट, मोस्ट ऑफ देम आर स्टेट. नाउ ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म स्टेट्स हैव सम ड्यूटी. क्या ड्यूटी होती है स्टेट्स की? दे नीड टू प्रोटेक्ट, प्रोवाइड एंड मेंटेन. दे नीड टू मेंटेन their population, as in give them all the things that are needed for their survival. They need to protect their land, their territory. They need to protect their sovereignty, and they must be able to govern these things, right? तो ये सब करने के लिए क्या चाहिए होता है? Resources, right? You need money, you need food, right? All these things are needed. Natural resources are needed to run a country. अब आपको ये भी पता होगा कि देखो सारी स्टेट्स इक्वल नहीं होती है. ये तो पॉलिटिकल बॉडीज है ना. फिजिकली अगर आप जाएं तो सब देश के पास सब कुछ नहीं होता है. इंडिया जैसे बहुत बड़ी कंट्री है तो वी हैव हिमालयाज, वी हैव रिवर्स एंड पॉन्ड्स एंड एवरीथिंग, राइट? बट वहीं अगर आप एक छोटी कंट्री उठाओ जैसे जापान, तो उनके पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है. या फिर सीरिया या सूडान फॉर दैट मैटर. सम कंट्रीज हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, अदर कंट्रीज डोंट. जैसे कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास ऑयल बहुत ज़्यादा है. तो ये कंट्रीज क्या करती हैं, जो स्टेट्स होती है ना दूसरी, ये अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के साथ करती हैं ट्रेड और एक्सचेंज. व्हाट इज दिस? अ स्टेट टू एग्जिस्ट नीड्स टू डू दिस, देयर ड्यूटी. To do these duties they need resources, and all states don't have all resources. So what they do is they engage with other states, exchange, trade and get all the resources they need. अब इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और भी एक्टर्स होते हैं. एक होता है नॉन स्टेट एक्टर्स. दीज आर एक्टर्स ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बट लेकिन वो स्टेट नहीं है. जैसे कि एमएनसीज ले लो,
मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ले लो, या फिर इंटरनेशनल रिलीजियस बॉडीज़ ले लो, या फिर आप एक और एग्जांपल ले सकते हो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, एमनेस्ट्री, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रेड क्रॉस एंड सो ऑन, सेव द चिल्ड्रन, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज आर एक्टर्स ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बट दे आर नॉट स्टेट्स. अब कई बार क्या होता है, जो स्टेट्स होती है ना, जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, आपके कई सारे ग्रुप्स होंगे, राइट? आपके कोई एक फ्रेंड ग्रुप होगा जिसमें आप सिर्फ पढ़ाई की बात करते हो, दूसरा फ्रेंड ग्रुप होगा जिसमें आप सिर्फ घूमने की बात करते हो, मस्ती की बात करते हो, आपका एक ग्रुप होगा जिसको आप फैमिली बोलते हो. तो वैसे ही स्टेट्स भी कई सारे ग्रुप्स बनाती है. ओके, इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सो मान लो कि ये है नॉन स्टेट एक्टर्स, ये हैं स्टेट्स और ये हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. इन तीनों के बीच में जिस भी प्रकार का कम्युनिकेशन या एक्सचेंज होता है उसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं. फिर चाहे वो फ्रेंड्स हो, एनिमी हो, या कुछ भी हो, चाहे उनके बीच में वॉर हो रही हो, ट्रेड हो रहा हो, एक्सचेंज ऑफ पीपल हो रहा हो, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो रही हो, अग्रीमेंट्स हो रहे हो, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हो, चाहे वो किसी और ग्रुप का पार्ट बन रहे हो, कोई ग्रुप बन रहा हो वो टूट जाए, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज दैट हैपन बिटवीन दीज थ्री एक्टर्स, व्हाट आर दीज? स्टेट, नॉन स्टेट एक्टर्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. उन्हें हम इंटरनेशनल रिलेशंस बोलते हैं. और क्योंकि अब हम जहां पहुंच चुके हैं उसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रहते हैं. व्हाट इज ग्लोबलाइज्ड मीन्स? वेयर स्टेट्स आर मच क्लोजर टू ईच अदर. मतलब हम एक दूसरे पे और ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, और ज्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं. पहले हम कम कनेक्टेड थे, अगर यूएस में कुछ हो रहा है तो उसका खास असर हमारे पास नहीं पड़ता था. पर अब क्योंकि हम लोगों की इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी जुड़ चुकी है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, हमारी इकोनॉमीज एक दूसरे से जुड़ चुकी है. तो इसीलिए हम इन चीज़ों का, इन रिलेशनशिप्स का इम्पॉर्टेंस हमारी लाइफ में और बढ़ गया है. ठीक है, छोटी सी चीज़ अगर कोई, हम जो आज खाना खा रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, वो सब एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं से बन के आ रहे हैं. हम हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं. हमारे पास जो पैसे आते हैं बिकॉज हम कुछ चीज़ें बाहर सेल करते हैं. तो ट्रेड and all the relationship we make with other countries and non-state organization and international organizations become important for our existence. और इसी को हम IR में पढ़ते हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या जरूरत है IR पढ़ने की? फिर ओके, रिश्ते हो रहे हैं, हमें क्या मतलब ये तो देश का काम है ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट होती है. गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं? अगर हमें ही जर्मनी से बात करनी होती तो प्राइम मिनिस्टर की क्या जरूरत है? बट देन यू एज अ सिटीजन, व्हाई डू यू नीड टू स्टडी IR? वेल, बिकॉज we live in this society which has issues that do not care for borders. कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, मतलब कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर बे ऑफ बंगाल में सुनामी आती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ बांग्लादेश में आएगी, इंडिया में नहीं आएगी. अगर आएगी, अर्थक्वेक आएगा नेपाल में, तो उसका असर इंडिया पे भी पड़ता है. तो देयर आर इश्यूज लाइक इन्वायरमेंट, डिजास्टर, या कोई नेचुरल रिसोर्स है जो, जैसे पानी है, बहुत कम हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि कोई इकोनॉमी है, उसमें कुछ ऐसा हो गया कि वो इकोनॉमी गिर गई किसी भी कारण से, उसका असर पड़ता है. पेंडेमिक, अभी हम रिसेंटली कोविड से निकले हैं. पेंडेमिक में हमने देखा कि स्टेट बॉर्डर्स डज नॉट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एयरबोर्न वायरस. तो ये जो चीज़ें हैं, हमारा क्लाइमेट जो चेंज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब प्रॉब्लम्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ स्टेट टू सॉल्व इट फॉर इट्स सिटीजन. इंडियन गवर्नमेंट हमें क्लाइमेट चेंज से नहीं बचा सकती. उसके लिए ज़रूरी है कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेट हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, सब मिलकर काम करें, अपने रिसोर्सेस को पुल करें, मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करें. और इसीलिए IR बिकम्स इंपॉर्टेंट. इसीलिए IR की पढ़ाई की जाती है, ताकि ये जो इश्यूज हैं जो कि पूरे ग्लोब को इफेक्ट करते हैं,
उनका हम सॉल्यूशन निकाल पाए। और ये सॉल्यूशन एक स्टेट नहीं निकाल सकता, एक जना नहीं निकाल सकता, इसके लिए सबका साथ आना जरूरी है। सो दिस इज व्हाई वी स्टडी IR। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ देयर आर 200 प्लस ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लो, कितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, कितनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, कितने नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे, एंड ऑल ऑफ देम हैव रिलेशनशिप विद ईच अदर। तो हम कैसे पढ़ेंगे इतना सब कुछ? सो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड international relations into two sets. One we call static and one we call dynamic. Static literally means fixed, past, done, ठीक है, historically, culturally, politically, socially, वो चीजें जो हो चुकी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अगर कोई सी कंट्री के बीच में कोई एग्रीमेंट हो चुका है तो वो हो चुका है, कहीं अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है तो बन चुकी है। तो जब भी कोई चीज हो चुकी है एंड इट्स डन, देन वी ब्रिंग इट इन पार्ट ऑफ स्टैटिक। तो फिर डायनेमिक में क्या आता है? करंट अफेयर्स। जो इस वक्त हो रहा है उसे हम करंट अफेयर्स बोलते हैं। तो द रीजन वाई वी डिवाइड इंटरनेशनल रिलेशंस इनटू स्टैटिक एंड डायनेमिक इज बिकॉज दोनों चीजें एक ही साथ हो रही है, बट अगर हम उन सबको पढ़ने लगेंगे तो विल गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज थिंग्स आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो व्हाट वी डू इज वी क्लियर आवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हियर, क्या है, क्या हो रहा है, और फिर हम उन कॉन्सेप्ट्स को जो करंट अफेयर में इस वक्त चल रहा है, भाई G20 चल रहा है तो उसके पहले G7 था, उसकी हिस्ट्री थी, वो साथ में क्यों आए थे, वो सब हम यहां पढ़ेंगे। पर इस वक्त इंडिया की प्रेसिडेंसी है G20 में, ये चीज हम यहां पढ़ेंगे। बट टू अंडरस्टैंड व्हाई इंडियाज प्रेसिडेंसी इन G20 इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू गो बैक टू द स्टैटिक। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड IR टू स्टडी इट बेटर। अब सवाल ये एक और आता है कि भाई ठीक है, तो यूपीएससी में हम क्या पढ़ेंगे? From UPSC's point of view, how is IR important? Two things. One is pre-mains में GS 2 and 3 and interview. If you have taken IR as your subject, or if the conversation goes that way, or if you have chosen IFS, in that case interview में भी IR के questions आ सकते हैं। पर प्री और मेंस के GS2 पेपर में questions आते ही हैं यूपीएससी से। अब उसमें भी you have to understand, जैसा मैंने बताया आपको 200 कंट्रीज हैं, इतनी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हजारों चीजें रोज हो रही है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रीड एवरीथिंग। सो व्हाट डू? वी फोकस ऑन इंडिया। क्योंकि ये एग्जाम इज टू सिलेक्ट ब्यूरोक्रेट्स ऑफ इंडिया, दोज हु विल बी रनिंग इंडिया, तो इसीलिए हमारा फोकस यहीं पर रहेगा। तो अगर कोई चीज, और इफ वी हैव एनी रिलेशनशिप्स with any countries, we are going to study that. If India is part of any international organization, we are going to study that. If there is some environmental issues related to India, we are going to study that. If it matters to India, we are going to study that. But if it doesn't matter to India, if it's not related to India, or if it doesn't affect India, it's not in our syllabus. क्योंकि आप एग्जाम जो दे रहे हो यूपीएससी, वो इंडिया के लिए है, तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस को हम सिर्फ हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एंड दिस इज हाउ यूपीएससी डिफाइंस IR का सिलेबस। जितना वास्ट वो है, अगर आप उसे पढ़ने जाओगे तो इट्स नेवर एंडिंग, बट दिस इज हाउ यू डिसाइड। इफ इट डजंट अफेक्ट इंडिया, इट डजंट अफेक्ट यू। तो अब सिलेबस देख लेते हैं प्री का। This again, it's a compulsory exam, 2 papers, 200 marks each. Objective type questions आते हैं, 33% qualifying marks है। इसमें IR को लेकर क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो यहां पे आता है आपका करंट अफेयर्स, डायनेमिक,
कि पिछले एक डिकेड में, 10 सालों में, एंड स्पेशली लास्ट 2 से 3 सालों में जो भी नोटवर्दी इवेंट्स हुए हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, स्पेशली दोज दैट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इंडिया की इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पर, उसके लैंड पर, उसके पॉपुलेशन पर अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट देता है कोई इवेंट, तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है और फिर हम उसके ऊपर प्री में क्वेश्चंस आते हैं. हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट. अगेन, इंडिया को समझने के लिए कि हाउ डिड इंडिया कम टू एग्जिस्ट, you have to read about what existed before it, right? And for example, अगर आपको बंगाल फेमाइन के बारे में पढ़ना है तो you must have to also understand कि वर्ल्ड में उस वक्त क्या हो रहा था, है ना? Because there was a war going on, that's why we had the famine in India. So again, all these things come around understanding the history of the world, क्योंकि हम इंडिया एज अ स्टेट को समझते हैं in context of the world. सिमिलरली इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो गई, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हो गए. इतनी बड़ा पृथ्वी है ना, उस पर इतना सब कुछ हो रहा है. हाउ डू वी डिसाइड कि क्या पढ़ें क्या छोड़ दें? तो इसीलिए व्हाट डू वी डू इज वी, दैट्स व्हाई दे हैव इनकम्पास द सिलेबस टू, कि जो भी जगह जहां पे भी कुछ हो रहा है ऐसा जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है, तो वहां की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वी shouldn't care about what's happening in Nepal, but because नेपाल हमारा पड़ोसी है, because वहां पे जो होता है उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है, इसीलिए दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो और उसके अलावा जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज हो गया, इस टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ना, दे हैव नो बाउंड्री, तो इन्हें समझा ही जाता है इंटरनेशनल टर्म्स में. तो यहाँ IR बिकम्स इंपॉर्टेंट. एंड जो पेपर 2 है GS2, उसमें अगर आप देखेंगे तो IR आउट ऑफ द 5 1 इज IR आउट ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स. तो IR में उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिया और उनके नेबर्स के बारे में और कैसे रिश्ते हैं नेबर्स के साथ में. फिर हम बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. मतलब कि बायलेटरल मतलब 1-on-1, रीजनल मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन की जब कंट्रीज एक साथ मिलकर कोई ग्रुप बनाती है, और ग्लोबल एज इन पूरा वर्ल्ड. तो जहां पे भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया इन्वॉल्व है, उन अग्रीमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे. फिर जो पॉलिसीज और पॉलिटिक्स है वर्ल्ड की, उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे. इंडियन डायस्पोरा, उसके ऊपर एक पूरा हम चैप्टर पढ़ेंगे. इट्स अबाउट पीपल, इंडियन पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज, है ना, उसको हम डायस्पोरा बोलते हैं. इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरा एंड द स्ट्रक्चर एंड मैंडेट. तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, एजेंसीज है जो कि इंडिया को हेल्प करती है किसी तरीके से, या और जो भी फोरम्स हैं जिसमें इंडिया एक्टिव है, उन सबको, और वो कैसे फॉर्म हुए, वो किस चीज पे फोकस करते हैं और उनके क्या इवेंट्स हुए, दैट बिकम्स द सिलेबस ऑफ दिस इंटरनेशनल रिलेशन इन GS पेपर 2. नाउ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इतना अगर हमें पढ़ना है, इतना एनालिटिकल होता है IR, इतना सारा उसमें नॉलेज होता है, मतलब कि यू हैव टू स्टडी सो मच, तो उतने क्वेश्चंस भी आते हैं कि नहीं आते हैं, नहीं तो क्या मतलब पढ़ने का. सो दैट्स व्हाई वी पुट दिस नंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई प्री में देखो कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, एंड यू विल सी दैट इट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम देयर. 2022 में 14 क्वेश्चंस पूछे गए थे. सो एवरी ईयर ऑन एन एवरेज 7 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन प्री, एंड सिमिलरली यू विल सी कि मेंस के पेपर में भी IR में देखोगे तो 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही हैं. एंड इन्हीं बेसिस पर इफ यू मेक अ पाई चार्ट, इट शोज दैट द वेटेज ऑफ IR इन मेंस इज अराउंड 23%. जितने सवाल पूछे गए हैं उस हिसाब से 23% वेटेज है. तो देन इट शोज यू हाउ इंपॉर्टेंट IR एज अ सब्जेक्ट इज. अब हमने देखा कि भाई सवाल कैसे पूछता है UPSC, ये भी तो जानना जरूरी है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड. इतना सारा नॉलेज है, इतना सारा कंटेंट है, तो फोकस किस पे करना है. तो हम कुछ लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं. दिस विल गिव अस सम क्लैरिटी. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड ऑफ श्रीलंका. डिस्कस इंडियाज रोल इन द रीसेंट क्राइसिस इन श्रीलंका इन लाइट ऑफ प्रिसीडिंग स्टेटमेंट. कि भाई इस स्टेटमेंट जो आज श्रीलंका में हो रहा है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से उसको इलेबोरेट करो
क्या है स्टेटमेंट कि भाई श्रीलंका और इंडिया तो बहुत पुराने दोस्त हैं। तो अब इसमें वो क्या पूछने की आपसे कोशिश करे, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन दैट कम्स फ्रॉम इंडिया एंड इट्स नेबर्स का रिलेशनशिप, कि इंडिया और उसके नेबर्स, उसके पड़ोसियों के बीच में किस तरीके के रिश्ते हैं। तो जब इसका हम आंसर लिखने जाएंगे तो अप्रोच रहेगी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले कि भाई व्हाट हैज बीन द हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, कि कैसा रहा है इंडिया और श्रीलंका रिश्ता, कब से है और अब तक क्या है। फिर हम बात करेंगे कि भाई क्राइसिस हुआ क्यों श्रीलंका में, जिस क्राइसिस की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस टाइप के क्राइसिस की बात कर रहे हैं, क्या हुआ था, इंडिया का रोल क्या था उस क्राइसिस में। फिर हम उसको कंक्लूड करेंगे एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि बिकॉज द होल रीजन वी स्टडी आईआर इज कि हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देख सके कि जो इश्यूज हम अभी फेस कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। तो हमेशा आप देखोगे आईआर के क्वेश्चंस जो है कंक्लूड हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से करते हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले, बिकॉज यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स, आपके पास कथा लिखने का समय नहीं है, तो इसीलिए दीज टाइप ऑफ ग्राफ्स सेव यू अ लॉट ऑफ स्पेस एंड इट टेल्स द जो चेक करने वाला एग्जामिनर कि आपको पता है। जैसे इसने क्या करा है, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप को 5 हिस्सों में बांट दिया है। हिस्टोरिकल, रामायणा से लेकर ब्रिटिश कॉलोनी तक, पॉलिटिकल, जो भी विजिट्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर्स की, इकोनॉमिकल, उनके बीच में जो एफटीए ट्रेड अग्रीमेंट है, कल्चरल, जो भी कल्चरल अग्रीमेंट्स हुए हैं, देन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, जॉइंट एफर्ट्स टू कॉम्बैट ट्रैफिकिंग। एक ग्राफ में कम से मतलब एक इस तरीके का चार्ट बना के मिनिमम वर्ड्स में वी हैव एस्टैब्लिश कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप हर सेक्टर में रहे हैं एज ए नेबर और अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। भी छोटे से दो तीन सेंटेंसेस में यू हैव टू प्रूव दैट पहले से भी हमारा रिलेशनशिप अच्छा था और रिसेंटली जो हुआ है उसमें भी हमने कोऑपरेट करा है, कि हमारा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट अच्छा है। फिर वी मूव ऑन टू कि श्रीलंका में क्राइसिस क्यों हो रहे हैं। तो एक एक करके छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखना है कि भाई एथनिक टेंशन है, तमिल डिस्क्रिमिनेशन है, फिर सिविल वॉर हुई, फिर पावर स्ट्रगल था, पॉलिटिकल पावर, फिर इकोनॉमिक चैलेंजेस आए, फिर चाइना आया, फिर कोविड-19 हुआ, फिर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा। सो you have to list all the issues that the country is facing and then what help did India extend। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि इंडिया ने क्या किया, कैसे हेल्प करी श्रीलंका की, क्या रिस्पॉन्स था, क्या हमने एड भेजी, क्या हमने उनके साथ अग्रीमेंट साइन करे, वो सब हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे। कोविड-19 के टाइम असिस्टेंस भेजा, इकोनॉमिक सपोर्ट करा, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, फिर हमने डिफेंस कोऑपरेशन करा, फिर हमने उनके साथ कल्चरल टाइज बनाई। सो यू लिस्ट ऑल द थिंग्स दैट इंडिया हैज डन एंड देन फाइनली यू कंक्लूड विद कि हमें आगे कैसे रखना चाहिए इसे। सो व्हाट कैन वी एज अ कंट्री डू टू मेक श्योर दैट आवर नेबर इज स्ट्रांग, बिकॉज गिविंग दिस आइडिया कि अगर हमारा नेशन स्ट्रांग है, हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग है, तो हमारी रीजनल सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। सो एक तरीके से लुकिंग एट द फ्यूचर कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कंक्लूड द आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डू यू थिंक बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन टू सार्क, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज एंड हाउ डज इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव रियलाइज बाय फॉर्मिंग द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं और कैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, एक तो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन, एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो पूछ रहे हैं कि नई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने से क्या बेनिफिट हुआ। तो अगर इसके आंसर में देखो अप्रोच करेगी, इंट्रोडक्शन में हम पहले बात करेंगे दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, फिर हम बॉडी में उसको डिस्कस करेंगे, उसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, फिर हम बात करेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कि ऑब्जेक्टिव क्या था इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने का, एंड फिर हम वापस कंक्लूड करेंगे विद अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कि भाई हमने ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस है इनका फ्यूचर क्या है। सो अगेन बॉडी ऐसे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन रहेगा। आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले व्हाट दे हैव डन इज दे हैव गिवन अ फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक एंड सार्क, और बता दिया कि भाई दोनों जो है प्रमोट करती है कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। फिर यहाँ पे वी हैव टॉक्ड अबाउट कि क्या जरूरत पड़ी इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की, उनके बीच में सिमिलैरिटीज लिस्ट कर दी, देन डिफरेंसेस लिस्ट कर दिए कि क्या जरूरत पड़ गई दूसरी वाली ऑर्गेनाइजेशन की, एंड फिर कंक्लूड करा कि फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव की सेकेंड वाली ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही क्यों थी, क्या कारण था, और मतलब व्हाट वाज द मेन रीजन। सो यू कैन सी इन वन लाइन काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस,
So it makes very, you have to write it very clearly in one sentence कि क्या मेन रीजन था जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बनने का, इंडिया अगर पार्टिसिपेट कर रही है उसमें तो क्यों कर रही है, एंड देन फिर यू कंक्लूड इट विथ सेइंग दैट यू नो कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनका अपना अपना डिफरेंट पर्पस है, डिफरेंट चैलेंजेस है, यूनिक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, विल बी एबल टू यू नो परस्यू आर फॉरेन पॉलिसी बेटर, हम रीजनल स्ट्रेंथ आएगी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना हाथ डालने का कोई रीजन होता है और कोई पर्पस होता है, तो यू कंक्लूडेड हियर। अब ये सब समझने के लिए ना यू मस्ट नो एवरीथिंग, जस्ट बिकॉज अगर करंट अफेयर ही पढ़े हैं आपने तो आपको पता होगा रिसेंटली श्रीलंका और इंडिया के बीच में अगर अग्रीमेंट हुआ है, कोई एफटीए हुआ है, तो यू वुड नो दैट, बट यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन अनलेस यू नो द हिस्ट्री ऑफ द टू कंट्रीज। तो यहां पे देखो, जब भी आपको मेंस के आंसर लिखने हैं तो यू मस्ट नो योर स्टैटिक एंड यू मस्ट ऑल्सो नो व्हाट्स हैपनिंग इन द करंट। तो रिश्ता, हिस्टोरिकल रिश्ता क्या है, कल्चरल क्या है, इश्यूज क्या हुए थे कंट्रीज के बीच में, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा रिसेंटली क्या साइनिंग हुई अग्रीमेंट की, क्या यू नो आगे हुआ है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, ये भी जानना इक्वली जरूरी हो जाता है। सो अब ये क्वेश्चन है थर्ड, हाउ विल I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजिशन इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो हम इसको इंट्रोडक्शन करेंगे, स्टार्ट योर आंसर विद सिग्निफिकेंस ऑफ I2U2। जो भी जिस भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है उसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हाँ आपको पता है कि किस चीज की बात हो रही है, I2U2 है क्या। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियाज पोजिशन एंड देन वी आर गोइंग टू कंक्लूड विद अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कि उसका आगे का क्या सीन है। अब यहां पे देखो, उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में दे हैव गिवन यू कि ये ग्रुप क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है इंडिया, मतलब इंडियाज पोजिशन इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, एंड द ग्रुप इज बेस्ड ऑन शेयर्ड इंटरेस्ट, वैल्यूज लाइक डेमोक्रेसी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर in the body we are talking about I2U2 transform India's position in global politics in following ways। तो लिस्ट कर दिए गए हैं all the ways in which इस ऑर्गेनाइजेशन में होने से इंडिया को क्या फायदा है, और यहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स लिस्ट करेंगे कि भाई हमें रीजनल स्टेबिलिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू चाइना, हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए, हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ में हमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाहिए दूसरी कंट्रीज के साथ, ताकि हम, क्योंकि हमने देखा स्टेट्स का काम क्या है, टू प्रोवाइड, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन। तो उसके लिए जो भी इश्यूज इंडिया को फेस कर रहे हैं उनको कैसे इंडिया को ये I2U2 एज दे रहा है, ये हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। एंड देन वील कंक्लूड इट, और भी है, देन वील कंक्लूड इट कि भाई इसका बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर में, ये इंडिया की पोजीशन को और अच्छा करेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स में, एंड इट विल हेल्प अस इन आवर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो नाउ लेट्स सी कि प्री में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। Regions often mentioned in the news and reason for being in the news। तो अब ये अगेन करंट अफेयर से क्वेश्चन है, यहाँ पे रीजन के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं रिसेंटली में उनके नाम दिए हुए हैं, और आपसे पूछा है कि कौन से वाले पेयर करेक्ट हैं। तो यू नॉट ओनली नीड टू रीड द करंट अफेयर्स एंड नो कि भाई अजरबैजान और आर्मेनिया में क्या हो रहा है, मोजाम्बिक में क्या हो रहा है, इजराइल लेबनान में क्या हो रहा है, बट यू मस्ट ऑल्सो रीड अबाउट इट्स ज्योग्राफी कि ये रीजन कहाँ आता है। तो क्यूवी एंड इतुरु एक्चुअली कोंगो में आता है। नारगांव खारबाग इज एक्चुअली वेयर दिस आर्मेनियन एंड अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट वहां पे चल रहा है। खारसॉन इज डेफिनेटली इन यूक्रेन। सो नन ऑफ दीज मैच, सो द आंसर वुड बी डी। तो आप देखोगे इश्यूज आपसे ये अजरबैजान और आर्मेनिया के इश्यूज नहीं पूछ रहा है कि वहां लड़ाई क्यों हो रही है। They are asking you whether you have understood the geographical importance of the areas, कि भाई लड़ाई किस एरिया में हो रही है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू सी एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मेंशन्ड इन द न्यूज एंड कंट्री, अगेन ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, एरिया न्यूज में कौन सा मेंशन है और कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है। तो डॉनबास सीरिया, दैट वुड बी रॉन्ग। डॉनबास हमने देखा यूक्रेन में है और इसकी आजकल यूक्रेन वॉर के बाद बहुत ज्यादा बात हो रही थी इस रीजन की। काचिन इज नॉट इन इथोपिया, काचिन इज इन मलेशिया, नहीं म्यांमार, सॉरी। जो रोहिंग्याज का इश्यूज जो हो रहा था अभी, इट अफेक्टेड इंडिया
ऑब्वियसली, सो वहां मेंशन हुआ था, तो ये जहां पे हो रहा था उस जगह का नाम काचिन है। और टिग्रे एक्चुअली इज इन यूटोपिया, जहां पे दो कम्युनिटीज के बीच में वॉर चल रही है, एंड दिस इज द एरिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड। सो इफ यू वर रीडिंग न्यूज जस्ट कि अगर आप सीरिया में क्या हो रहा है, इथोपिया में क्या हो रहा है, येमेन में क्या हो रहा है, यू माइट नॉट हैव बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन अनलेस यू हैव आल्सो स्टडीड द ज्योग्राफी ऑफ इट। सिमिलरली, तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। अब एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, विच विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स दिबर्गा एंड सूरत, ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे इन मणिपुर एंड चांगमाई इन थाईलैंड विया म्यांमार, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाराणसी इन उत्तर प्रदेश एंड कुनमिंग इन चाइना। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नाउ अब 2022 तक ना देयर वर स्टिल चांसेस ऑफ एलिमिनेशन, कि आप क्वेश्चंस एलिमिनेट करके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते थे, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। अब क्वेश्चंस और चेंज हो गए। अब यू मस्ट नो इंडिविजुअली अबाउट ईच ऑफ दीज थिंग्स टू प्रूव वेदर दीज क्वेश्चंस आर राइट और रॉन्ग। अगर आपको एक भी नहीं पता है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यू मस्ट हैव स्टडीड, अब आपको इन तीनों के बारे में इंडिपेंडेंटली पता होना होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर कि नन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नाउ दैट वी हैव गॉन थ्रू अ फ्यू PYQs एंड आपको एक ग्लिम्स मिल गया है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IR। नाउ लेट्स डिस्कस कि इस सीरीज में हम कैसे कंप्लीट करेंगे इस स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन को। सो फर्स्ट ये ओवरव्यू हमने यहाँ पे बात कर ली, उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से। सबसे पहले, क्योंकि हमारे फोकस में क्या है, आर कंट्री, तो सबसे पहले हम उसकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि जब इंडिया डील करती है किसी से तो किन वैल्यूज के साथ डील करती है। फिर हम एक एक करके सारे नेबर्स के साथ उनकी रिलेशनशिप देखेंगे, all of the neighbors of India one by one. After that we are going to study about, अब जैसे कि ना आप देखोगे we are moving away from the impact area। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर कौन करता है, उसके नेबर्स, तो इसलिए उनके बारे में हम सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि हम एशिया में हैं तो फिर देन हम बाकी एशियन कंट्रीज के बारे में फिर और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पर आप देखोगे जैसे जैसे वी आर मूविंग अहेड, जैसे जैसे वी आर मूविंग फॉरवर्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस लेस एंड लेस अबाउट दोज कंट्रीज, बिकॉज जितना जोग्राफिकली हमसे ये कंट्रीज दूर हो जाती हैं उतना ही हमारा कनेक्शन भी उनसे कम हो जाता है। सो देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, टॉक अबाउट जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया पैसिफिक, इंडिया एंड इंडियन ओशन। देन हम वेस्ट एशिया की बात करेंगे, सारी कंट्रीज एक एक करके, बट एक ही क्लास में। यहां पे आप देखो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज नेबर्स, हम हर नेबर को एक लेक्चर दे रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिटेल्स कि कैसे रिश्ते हैं। बट जब हम थोड़ा सा दूर जाते जा रहे हैं तो एक ही क्लास में हम ये सारी कंट्रीज की बात कर लेंगे, बिकॉज अगेन इंडिविजुअली इनके साथ रिलेशनशिप हमारे इतने इम्पैक्टफुल नहीं है। एंड एज वी मूव टू सेंट्रल एशिया, उसके 5 स्थान के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम इंडिया रशियन रिलेशनशिप, इंडिया यूरोप, इंडिया US, इंडिया लैटिन अमेरिका, और फिर इंडिया एंड अफ्रीका रिलेशनशिप। सो अगेन there are 33 countries in Latin America, but we're not going to discuss all of them just like we discussed Bhutan, Nepal, because since they are far away from us, क्योंकि वो दूर है, उनका impact हम पे कम पड़ता है। but we are still going to study because again हम हैं, इस ग्लोब का हिस्सा हैं, हम exist करते हैं इस पृथ्वी पर एक साथ, तो obviously कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है हम, जैसे यूनाइटेड नेशंस, उसमें हम सब हैं, सारी अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी है, पैसिफिक कंट्रीज भी है, एशियन कंट्रीज भी है। सो देन वी डू स्टडी अबाउट देम बट नॉट एज डिटेल जितना हम नेबर्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड इन द एंड हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, ग्रुपिंग्स की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट, टेररिज्म, इंटरनेशनल ट्रीटीज, नाम इज वन ऑफ द कोर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और उसका रिवीजन हो रहा है तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड लास्ट में हम इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे। डायस्पोरा, एज आई सेड, इज व्हेन इंडियन पॉपुलेशन लिविंग अराउंड द वर्ल्ड, उसे इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उसका कैसा इंपैक्ट होता है। इसमें हम डिप्लोमेसी के बारे में समझेंगे, हाउ आर रिलेशनशिप बिटवीन दीज कंट्रीज, हाउ डू वी यूज डिप्लोमेसी, हाउ डू अदर कंट्रीज इन्फ्लुएंस अस एंड आर
population. So we will go in detail with all of them. And अब ये तो हो गया आपका स्टैटिक, बट एज हमने देखा कि भाई स्टैटिक पे बात नहीं जमती है ना, सिर्फ स्टैटिक पढ़ के आप सवाल नहीं कर सकते. सो देन हाउ डू वी कवर द डायनेमिक? जब फरवरी के एंड तक जब हमारा स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा, देन जस्ट लाइक लास्ट ईयर आई एम गोइंग टू टेक कंप्लीट 1 year करंट अफेयर्स एक साथ, वेयर अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो इस वक्त हो रहा है, जो डायनेमिक है, जो करंट अफेयर्स हैं, जो अभी अभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उनको हम पिकअप करेंगे एंड हम उनको स्टैटिक के कंटेंट के साथ लिंक करेंगे. एंड द बेस्ट वे फॉर यू टू प्रिपेयर इज कि सुनो मत, सिर्फ कॉपी पेन लेके नोट्स बनाओ हर एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर. हर एक कंट्री के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है, जैसे रशिया हो गया, यूएस हो गया, मेक सेपरेट नोट्स विद ईच कंट्रीज इन अ कॉपी एंड लीव 1 page. और उस पेज पर अगर कोई न्यूज आती है उस कंट्री से रिलेटेड तो वो लिख लो. सो बाय द एंड ऑफ दीज 4-5 months आपके पास एक किताब होगी आपके हाथ में जिसमें इंडिया और उसके साथ सारी कंट्रीज के रिलेशन होंगे, एंड साथ साथ लास्ट 1 साल में जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं इन कंट्रीज से या इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो भी लिस्टेड होंगे. This is how we'll cover both the static as well as the dynamic part of IR. So I hope that this session was informational for you, and I'll see you in the next class. हर हफ्ते 2 IR की classes होंगी. If you have any questions related to any of the topic, please write in the comments and I will answer them in the next class. Thank you so much for being here. Have a nice day. Bye.